नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की आज 129वीं कड़ी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का करेंगे समापन। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा। 31 दिसंबर को जारी होने वाली मतदाता सूची में कटेंगे लगभग 2,89,00,000 नाम। मुरादाबाद में नए कानून वीबीजी रामजी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इसके तहत ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर दी जा रही है नए कानून की जानकारी। फतेहपुर में रिंद नदी पर बन रहा कोड़ा पंप कैनाल का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। इस पंप कैनाल के बन जाने से किसानों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। और यूपी में बर्फीली ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने यूपी के 68 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के डीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को वितरित किए कंबल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में करीब 2,89,00,000 नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। देखिए यह रिपोर्ट। यूपी की सियासत में SIR यानी वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर लगातार बह रही बयानों की सियासी बयार के बीच शुक्रवार रात 12 बजे पहले चरण के SIR का काम पूरा होने के बाद जो शुरुआती आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उससे कड़ाके की ठंड में यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम पर चुनाव आयोग की कैंची चलना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का पहला चरण पूरा। 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में करीब 2,89,00,000 नाम कटना लगभग तय। चुनाव आयोग के मुताबिक 2,89,00,000 मतदाताओं में स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल। इनमें से 1.11 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। इन मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। वर्तमान में जिस सूची के आधार पर पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसमें 15,44,00,000 से अधिक मतदाता दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा में अब किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम हटने के मामले पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने का गुणा गणित शेयर करते हुए 2027 में सपा की जीत का दावा किया है, जिस पर बीजेपी और NDA सहयोगियों ने करारा पलटवार किया है। गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी, और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उल जलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था?
हटना, नाम जोड़ना, ये तो प्रक्रिया रही है। इस बार विशेष गहन परीक्षण करके इनको हटाया जा रहा है। अब जिनके पास वैध दस्तावेज हैं आगे लगा के वो नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नाम नहीं जुड़ता है। नाम जुड़ा है 1952 से लगातार जुड़ता रहा, हमेशा जुड़ेगा। हमको लगता है कि अब वैध लोग ही मतदान करेंगे इस प्रक्रिया के बाद। खबरों के मुताबिक जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली के सबसे अधिक वोटर हैं। बहरहाल 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद ही प्रदेश के कटने वाले वोटरों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। फतेहपुर में रिंद नदी पर बन रहे कोड़ा पंप कैनाल का शिलान्यास एवं लोकार्पण जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया गया। इस पंप कैनाल के बन जाने से किसानों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से ये पंप कैनाल तैयार होगा। ये बन जाने से लगभग 3166 एकड़ भूमि का सिंचन मिलेगा। मुख्यतः यहाँ के निवासियों को 25 से 30 सालों से सिंचाई हेतु उचित पानी नहीं मिल पा रहा था। कैनालों के माध्यम से पानी कभी कभी दे रहे थे, लेकिन इस रिंद नदी में पंप कैनाल लगने से यहाँ के किसानों को पर्याप्त सिंचाई मिलेगी और खेत भी सिंचित रहेंगे, जिससे किसान सशक्त होंगे और अपनी आय भी दोगुनी कर सकेंगे। 80.41 करोड़ की लागत से ये पंप नल तैयार होगा और कोड़ा पंप ग्रहण की परियोजना विधानसभा से जहानाबाद बराबर के अंतर्गत अमौली, बिजौली एवं सिजौली नहर प्रणाली को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये बनने से इधर के किसान लगभग 3166 हेक्टेयर भूमि को सिंचन मिलेगा और ये सालों से 25-30 सालों से इधर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इस परियोजना से वैसे नहरों के माध्यम से कभी कभी पानी हम लोग दे रहे थे, लेकिन इधर जो 80 किलोमीटर लगभग ये माइनर है, इधर का नहर जो प्रणाली थी पानी कम मिलता था। अब ये जो नदी है, जो रिंद नदी, इस पर जो हम पंप कैनाल लगाने से यहाँ के सभी किसानों को सिंचाई भी मिलेगा और खेत भी सिंचित रहेगा और किसान खुशहाल होंगे, आय भी अपना दुना करेंगे, अपना आय भी बढ़ाएंगे। 3000 हेक्टेयर इसमें जमीन असिंचित थी। ये परियोजना बन जाने से कम 5000 किसान जहानाबाद में लाभान्वित हों। 39 सालों से लगातार सिजौली, अमौली, बिजौली कस्बाहों में पानी नहीं जाता था, जमीनें असिंचित थी। इसलिए ये परियोजना किसानों के लिए बहुत ही दीर्घकालीन काम आएगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का प्रदेश भाजपा बनने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर रोड शो निकालकर भव्य स्वागत किया गया। मथुरा से चलकर आगरा की सीमा में प्रवेश करने पर श्री चौधरी का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। सिकंदरा से शुरू हुआ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का रोड शो कारगिल चौराहा, बोलदा, रामनगर की पुलिया, कोठी मीना बाजार, पंचकुइया, नाई की मंडी, जिला मुख्यालय, रावली मंदिर, जिला अस्पताल होते हुए प्रतापपुरा स्थित रमाना ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य की अध्यक्षता में भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। 2014 जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अगर आप देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी उन्होंने और विकास का भी काम पूरे देश में किया है और बिना किसी भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कर उन्होंने मंत्र दिया। ये केवल नारा नहीं, ये तो मंत्र है। और आप देखें, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम सबके लिए, ब्रज क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी प्रदेश का पदभार ग्रहण करने के बाद जो क्षेत्र का दौरा किया, उसकी शुरुआत उन्होंने ब्रज क्षेत्र के बिहारी जी के दर्शन करने के बाद और अंत्योदय के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के यहाँ पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका आगरा में आगमन हुआ और आगरा में उनका कम से कम 200 जगह भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया और नियत समय से वो लगभग 3.5 घंटे बाद जो मीटिंग में थे उसमें पहुंच पाए। तो निश्चित तौर से बड़ा भव्य स्वागत हुआ है और उनके नेतृत्व में उनके लंबे राजनीतिक जीवन का अनुभव का लाभ लेते हुए
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ताओं में नए प्रकार की एक ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित रूप से इसका परिणाम 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई 27 में सबको एकजुट होना है, 27 में सबको मिलकर लड़ना है, कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति है, पूंजी है और कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी और पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में बनेगी, मोदी जी के मार्गदर्शन में। बरेली आईटी पार्क केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत बनकर तैयार हुआ है। ये आईटी पार्क सीबीगंज के खलीलपुर में पुरानी आईटीआर फैक्ट्री परिसर में बन रहा है। ये पार्क युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, जिसमें डेटा सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर और आधुनिक सुविधाएं होंगी और कंपनियां लगाने पर उन्हें किराए में छूट भी मिलेगी, जिससे लखनऊ दिल्ली जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से 8000 वर्ग मीटर में ये पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क के बनने के बाद रुहेलखंड के युवाओं को आईटी और एआई के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए दिल्ली, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, जिससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में जो बरेली का आईटी पार्क शामिल था, जो कि अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो कि सीबीगंज के खलीलपुर में पुरानी आईटीआर फैक्ट्री परिसर में बन रहा है और इसके बन जाने से यह बरेली जनपद ही नहीं वरन आसपास के तमाम जनपदों के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और जिसमें डेटा सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर और अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी और यहाँ पर जो भी कंपनियां इनको लगाएंगी उनको हम लोग किराए में भी छूट उनको मिलेगी और इसकी वजह से इन्हें दिल्ली या लखनऊ अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। इस पर लगभग 18 करोड़ से ऊपर की इसकी लागत आ रही है और यह 8000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पे बना हुआ है और वर्तमान समय पर यहाँ पर फर्नीचर व फिनिशिंग का जो काम है वह चल रहा है और इसमें जैसे डेटा सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल और कैफे जैसे आधुनिक सुविधाएं होने की वजह से ये पूरे रुहेलखंड के क्षेत्र के जो युवा हैं उनको आईटी और एआई के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए नए अवसर प्रदान करेगा और उनको अपने इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज समापन करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस मौके पर सीएम योगी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 शनिवार से शुरू हो गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और बीते 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए सुधारों, नवाचारों और सख्त कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा, सुशासन और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर व्यापक मंथन किया गया। सम्मेलन में और किन विषयों पर चर्चा की गई, आइए जानते हैं। सम्मेलन में प्रदेश में पुलिसिंग को लेकर बदली हुई धारणा और कानून व्यवस्था में आए ठोस सुधार पर चर्चा हुई। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बीते वर्षों में लागू किए गए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों की प्रस्तुति दी। बैठक का एक प्रमुख एजेंडा भविष्य की पुलिसिंग के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना रहा। इसमें संगठित अपराध, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक के उपयोग जैसे विषयों पर भी फोकस किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी ने यक्ष ऐप का भी उद्घाटन किया, जो एआई और बिग डेटा एनालिसिस की मदद से तैयार किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य बीट पुलिसिंग को और आसान बनाना है। इसमें क्राइम, क्रिमिनल और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डेटा होगा। यक्ष ऐप बीट कर्मियों के रोजाना के कार्यों को सरल और प्रभावी बनाएगा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में
कर सवाल पूछकर अपनी शंकाएं दूर कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में कानून को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। ग्राम चौपाल में हमें जो पहले मनरेगा चलती थी, मनरेगा का कुछ नाम चेंज करके रखा गया है बीवीजी राम जी, और कुछ उसके अंदर ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। पहले जो मनरेगा का था 100 दिन की गारंटी का था, अब 125 कर दिया गया है। इसमें गांव से जुड़ी योजनाएं, साफ सफाई, जल तालाब करना, इसमें वो भी जोड़ा गया है। और ये भी बताया गया है कि अब जैसे कोई मजदूर काम करता है मनरेगा में, तो उसका जो भत्ता है वो ज्यादा दिन न लग के तुरंत ही दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव के और भी काम किए जा सकते हैं, सफाई का काम किया जा सकता है, आंगनबाड़ी का काम भी किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के इस योजना में पहले से ज्यादा बिंदु बढ़ा दिए गए हैं, ज्यादा लाभकारी कर दिया गया है। विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत अब 100 के स्थान पर 125 दिन का जो है रोजगार प्रत्येक परिवार को श्रम करने वाले परिवार को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 60 दिन का ऐसा प्रावधान है कि जब फसल की बुवाई होती है और फसल की कटाई होती है, उस समय जो है 60 दिन योजना को अधिकतम रोका जा सकता है इसके तहत कार्य को, जिससे कि किसानों पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसानों को बुवाई के समय और कटाई के समय जो है श्रमिक उपलब्ध हो सके। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये ब्रेक। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं से कोई शिकायत आई है तो जांच के बाद कार्रवाई भी की गई है, जिसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ दुकानदार भी शामिल पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का किसान जायद की फसल से दूर होता जा रहा है। कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर जायद फसल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग के सहयोग से सब्सिडी के साथ कृषि यंत्रों को लेकर प्रयोग करें, लाइन से बुआई करें तो कम लागत में ज्यादा पैदावार होगी। उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ना मूल्य का अधिकतम भुगतान किया जा चुका है। जो जायद की फसल होती है जिसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों में, उस बलिया को और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ देंगे तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गांवों के भीतर पाठशालाएं चली हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे, जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकते। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है, उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा कन्नौज स्थित मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले मंत्री असीम अरुण ने विधानसभा स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का फीता काट कर उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विविधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। समाज कल्याण विभाग करीब 125 विद्यालय संचालित करता है, जिनको सर्वोदय विद्यालय कहा जाता है, और हमारे कन्नौज के करीब 250 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। इनके माता पिता बहुत खुश होते हैं इस बात से कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि विद्यालय दूर है तो माता पिता कई बार नहीं पहुंच पाते हैं उनके कार्यक्रम को देखने के लिए, उनकी प्रस्तुति को देखने के लिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना बच्चों को बुला लेते हैं, और आज यहाँ पे लगभग 250 बच्चे कन्नौज में मुक्ताकाशी मंच, रोमा मंच में आए हैं। उनके माता पिता भी मौजूद हैं और उनकी प्रतिभा, उनके आत्मविश्वास को देख करके हम सब बहुत प्रसन्न हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये बच्चे, ये बच्चियां जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस प्राप्त कर रहे हैं, इन परिवारों को, इन बच्चों के माध्यम से सब कुछ मिलने वाला है। अब इन परिवारों को किसी प्रकार के कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे अच्छे से अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छे से अच्छा बिजनेस करेंगे, कौशल विकास करेंगे, और इसी बात के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बांदा पहुंचकर स्थानीय विकास भवन सभागार में प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर क्षण देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस देश में रहने वाले अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए काम किया है। पिछले 11 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में नंबर 1 है। गुवाहाटी में आयोजित 31वीं केज ओम्बैट मुक्केबाजी प्रतियोगिता और लखनऊ में 5वीं MMA नॉट आउट फाइट में रायबरेली के दीदेव ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दोनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतने के बाद दीदेव पहली बार अपने गांव लौटे। इस मौके पर गांववासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में राजेश सिंह, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष, ने कहा कि गांव में छुपी प्रतिभा की वजह से आज पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। सरकारी नीतियों ने खिलाड़ियों को सही अवसर दिए हैं, जिससे अब गांव से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस प्रक्रिया से न केवल खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि उनके द्वारा देश को नए मेडल भी मिल रहे हैं। मैंने अभी स्टेट लेवल पे हुई KFN 5 MMA फाइट में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें पूरे यूपी से सिर्फ 40 खिलाड़ी चुने गए थे, जिसमें मैंने गोल्ड जीता। और ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो हृदय सेवा संस्थान और हमारे गांव के जितने भी समाज सेवी लोग हैं, उन सब की तरफ से जो एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, इससे मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, जिनको सम्मान मिलेगा, जिनको वो ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हर एक खिलाड़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसका उनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनको। मेरे यहाँ का ये जो लड़का प्रबुद्ध मिश्रा जो है, विदेश में जाकर के हमारी गांव सभा का और गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए
हम सारे गांव और क्षेत्र के लोग अपनी खुशी से हो करके इसके सम्मान के लिए अपना पूरे सम्मानित लोगों को बुला करके और इस लड़के के सम्मान के लिए सारे लोग एकजुट होकर के इस लड़के का सम्मान करूँगा, और ताकि आगे भविष्य में और भी जगह जा कर के अपना नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर वापस लौटी बाराबंकी की बेटी पूजा पाल काफी खुश नजर आई। जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई टीम पूजा, उनके गाइड शिक्षक राजीव श्रीवास्तव और पिता पुत्ती लाल को पूरे सम्मान के साथ बाराबंकी लेकर पहुंची। बाराबंकी पहुंचने पर पूजा उनके पिता शिक्षक राजीव श्रीवास्तव के आवास पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाराबंकी में सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के डलई पुरवा गांव की निवासी छात्रा पूजा पाल को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति जी से मैं मिल पाऊंगी, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। ये पूजा की लगन है, पूजा की मेहनत है, और उसका भाग्य है जो आज यहाँ तक पहुंची, और उसको कल माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसे सम्मान प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री से उसकी वार्तालाप हुई, बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट इन जो कल मैंने महसूस किया बीइंग ए टीचर, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आई शायद उनको व्यक्त करना इतना आसान नहीं होगा। अद्भुत, बहुत ही सुंदर पल थे हमारे लिए, हमारे जीवन के अविस्मरणीय पल हमारे लिए होंगे। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।